गाइज आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी के बचे हुए थ्योरेटिकल पोर्शन को पहले समाप्त करेंगे। उसके बाद जो है अगर टाइम बचता है तो एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइज आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस से, है ना। तो हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। प्रॉपर्टी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहां पर मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लीजिए एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस in their common domain ये दोनों जो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ये कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस है। देन पहला देखिए k इंटू एफ एक्स, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए फंक्शन में, या फिर k इंटू जी एक्स, है ना। एफ एक्स में या जी एक्स में कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी, देयरफॉर, या फिर ऐसे लिख लीजिए के एफ एक्स और के जी एक्स आर ऑल्सो कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और ये दोनों अपने कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस है। कॉमन डोमेन का मतलब यहां पर ये है, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स है जिसका डोमेन है, यहां पर मान लीजिए कि ए से बी के बीच में, एफ एक्स का डोमेन मान लीजिए कि ए से बी के बीच में है ना। और मान लीजिए कि यहां पर आपका gx है और इसका डोमेन c से d के बीच में है। कहां से कहां तक? c से d के बीच में, है ना। तो यहां देखिए दोनों का fx और gx दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा वो c से लेकर b तक होगा। इसी कॉमन डोमेन की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो मैंने यहां पर आपको कहा कि fx और gx ये दो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस फंक्शन है और दोनों अपने कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा है तो एफ एक्स में k से मल्टीप्लाई कीजिए किसी कांस्टेंट से, या फिर gx में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी ये दोनों फंक्शन क्या होगा, इस कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। दूसरा देखिए एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, दोनों फंक्शन का एडिशन भी क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। क्लियर है बच्चा। दोनों का एडिशन भी इस कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार से दोनों का सब्ट्रैक्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है। इसी प्रकार से आपका दोनों का प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स भी जो होगा, ये भी दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इस कॉमन डोमेन में। देन एफ एक्स एंड जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ओके। एंड देखिए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना, डिवीजन, इनका जो कोसेंट है वो भी जो है कंटिन्यूअस होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन देयर कॉमन डोमेन। बात समझ में आई। अगर हम लोग इस पर पावर कर दें, है ना, पावर रेज कर दें, ऐसा 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में है कि अगर हम लोग इसका पावर रेज कर दें एफ एन एक्स या फिर जी एन एक्स, तो ये भी क्या होगा, आर इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। समझ में आई बात। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है आपके किसके,
प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। इसको एक बार फिर से समझिए। मैंने कहा कि एफ एक्स एंड जी एक्स अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है अपने कॉमन डोमेन में, और कॉमन डोमेन से मतलब ये था कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो ए से बी में कंटिन्यूअस है, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स जो सी से डी में कंटिन्यूअस है, तो दोनों का कॉमन डोमेन कहां से कहां तक होगा, सी से बी तक होगा। तो ये एफ एक्स और जी एक्स ये अपने कॉमन डोमेन सी से बी में अगर कंटिन्यूअस है तो उनमें कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो दोनों फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इस कॉमन डोमेन में। दोनों का एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया और डिवीजन हो गया, है ना। ये चारों भी जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये भी इस कॉमन डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसके साथ ही अगर इन पर पावर रेज कर दें हम लोग तो भी ये फंक्शन क्या है, इस कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, है ना। अब यहां पर हम लोग एक नोट लिख लेते हैं मॉडुलस के लिए। देखिए मॉडुलस के लिए एक नोट क्या है बच्चा, पहला नोट है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, if fx is continuous function then mod of fx is also continuous, then mod of fx is also continuous। क्लियर है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, है ना। अगर मान लीजिए कि mod x आपका कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि एफ एक्स जो है वो आपका कंटिन्यूअस होगा, समझे। सो दूसरा नोट में आप लिखेंगे इफ मॉड ऑफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, if mod of fx is a continuous function then fx may or may not be continuous। बात समझ में आई। ये दो नोट हमने लिखाया कि अगर कोई फंक्शन fx है जो कंटिन्यूअस है तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स है आपका, अगर mod x कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि fx जो है कंटिन्यूअस होगा। ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। इसको आप लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि वो ऑलवेज कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। तो वैसे हम फंक्शन को आज डिस्कस करेंगे जो हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हो। ओके, और इसका यूज हम लोग डायरेक्टली करेंगे, है ना। यहाँ जानकारी मिल जाएगी तो इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन बनाते समय हम लोग डायरेक्टली करेंगे। ओके, तो पहले ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और साथ में दोनों नोट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम लोग कुछ ऐसे रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपने डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ओके, सो गाइस जो हमारा टॉपिक हो जाएगा सम फंक्शंस which are always continuous in their domain, ठीक है ना। कुछ ऐसे फंक्शंस जो हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन से। पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। इसी तरह से आप देख सकते हैं fx इज इक्वल टू
5x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस x+1 है ना। इसी प्रकार से और भी देख सकते हैं fx = 9x - 7। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो आपका रियल डोमेन होता है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा क्या होता है, रियल होता है। तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं ये हमेशा इस रियल डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। क्लियर है? तो आप समझे, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। क्लियर है ना। अब पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल। तो अपने इस रियल डोमेन में जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं वो सब के सब कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है बच्चा, देखिए एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जैसे fx = k है ना। ये जो आपका फंक्शन है fx = k है ना, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा है ना। इसका डोमेन जो होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन भी रियल होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन अपने डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है ना। अगर ग्राफ के माध्यम से समझना चाहे तो आप देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास सेट ऑफ एक्सिस है ना, और ये आपके पास एक फंक्शन है fx = k है ना। ये आपका डिस्टेंस हो जाता है ओरिजिन से। तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ना, किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस होता है, मतलब अपने डोमेन में ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है ये कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन आपका कैसा होता है बच्चा, बाई ग्राफ अगर आप देखना चाहे इसको, तो ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, और ये जो फंक्शन है fx = x है ना, fx = x, या इसी को हम बोलते हैं y = x। ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, और इसका जो डोमेन होता है, ये डोमेन इसका भी रियल होता है ना। तो ये अपने रियल डोमेन में हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होता है ना। इनकी कंटिन्यूटी को आप टेस्ट भी कर सकते हैं है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पर इसी को आइडेंटिटी फंक्शन को टेस्ट करके दिखा रहा हूं कि क्यों कंटिन्यूअस होता है ना। ये लिस्ट है आपका, और इसको आपको याद रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर एक एक करके निकालेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा है ना। एक मैं यहाँ पर समझा देता हूं। देखिए ये आइडेंटिटी फंक्शन है fx = x, और इसका डोमेन आपका रियल होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लीजिए कि x = k जो है, ये आपके रियल डोमेन से एक वैल्यू निकाल लिया, बिलोंग्स टू रियल है ना। और इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, तो x = k पर फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, fk का मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा ना। नाउ अब हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पर इसका LHL और RHL है ना। तो LHL जरा देखिए क्या होगा, LHL को हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k माइनस है ना ऑफ fx, और इस पर है ना x = k। देखिए यहां पर ले लेते हैं x = k, कहीं भी ले सकते हैं, पूरे डोमेन में से कहीं भी आपका k होगा है ना। तो इसके लेफ्ट साइड में आप देखिए x टेंड्स टू माइनस k का मतलब है k से लेफ्ट साइड में, तो k के लेफ्ट साइड में फंक्शन वही है, सेम फंक्शन कंटिन्यू हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस है ना, और fx का वैल्यू कितना है, x। क्लियर है? अब यहाँ थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, क्या करते हैं, x के जगह कर देंगे k - h,
और x टेंस टू k माइनस के जगह कर देंगे h टेंस टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह हो जाएगा k माइनस h, है ना। और यहाँ पर h का वैल्यू आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो h 0 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू कितना मिल गया k। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार से हम लोग RHL निकालेंगे। तो RHL देखिए क्या हो जाएगा बच्चा, RHL को हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k प्लस ऑफ fx, है ना। और यहाँ ध्यान दीजिए x टेंस टू k प्लस का मतलब है कि ये जो पॉइंट है आपका k इसके राइट साइड में। तो आप राइट साइड में देखिए x इज इक्वल टू k के राइट साइड में भी सेम फंक्शन कंटिन्यू हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख देंगे लिमिट x टेंस टू k प्लस ऑफ x, है ना। और यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन करना है, x के जगह हो जाएगा k प्लस h और x टेंस टू k प्लस के जगह h टेंस टू 0। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आपका हो जाएगा k प्लस h। और यहाँ आप क्या करेंगे, h का डायरेक्टली वैल्यू यहाँ डाल देंगे 0। तो फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगा, k ही मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपने देखा वी गेट क्या मिला बच्चा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FK, है ना। x इज इक्वल टू k पर फंक्शनल वैल्यू LHL और RHL तीनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं एक एक करके। ये जितने भी फंक्शन हैं जिनका लिस्ट मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूं, इन सारे फंक्शन की कंटिन्यूटी आप टेस्ट कर सकते हैं, है ना, एक एक करके। यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिटी फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करके आपको बता दिया है। और भी बहुत सारे फंक्शन है जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। अब मैं आगे के फंक्शंस का कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं करूंगा, इस तरह से मैं आपको पॉसिबल हो तो ग्राफिकल तरीके से बता दूं या फिर ऐसे आपको एग्जांपल देकर समझा दूं। ये आगे के जो फंक्शन है वो भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है बच्चा, इनको याद रखना है, दिमाग में सेट रखना कि कौन सा फंक्शन जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है ना। ये जो लिस्ट है फंक्शन का जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, इसका एप्लीकेशन अगले चैप्टर एओडी का अगला चैप्टर है मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रोल्स थ्योरम और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे, खासकर पॉलिनोमियल फंक्शन का, है ना। वहां पे हम कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही आपको मिल जाए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो वहां डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके, सो गाइज इसको पहले लिख लीजिए। फिर हम लोग यहाँ पर अभी हमने 3 फंक्शन डिस्कस किया है जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, इसको लिखे पहले आप, उसके बाद इसके आगे वाले फंक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। और भी फंक्शंस हैं जो कि ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। तो चलिए पहले लिख लीजिए, इसको लिखिए। तो बच्चों अगला फंक्शन है आपका 4th नंबर, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन कौन सा होता है, fx इज इक्वल टू मॉड x, है ना। और इसको आप ग्राफिकली देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है ना। ये आपका fx इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है, यहाँ पर आपका ओरिजिन है ना। ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये आपका ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, समझे ना। आप इसकी कंटिन्यूटी चेक भी कर सकते हैं। इसके डोमेन में कोई भी जो है ना पॉइंट चूज करके आप उस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसका डोमेन क्या होता है बच्चा, इसका डोमेन रियल होता है। x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए मॉडुलस जो है, मॉडुलस फंक्शन ये आपका डिफाइंड होता है ना। तो इस रियल डोमेन में से कोई भी x का वैल्यू आप उठा लीजिए और उस पर आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। सो गाइस इसको भी याद रखना है आपको कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है ना। ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग नंबर 5 में। अब हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की बात करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज
ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शंस। कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू tan एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू cot एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू sec एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू cosec एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ये हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज, ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्लियर है? तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब के सब कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। और जैसा कि मैंने कहा, इनकी कंटिन्यूटी आप टेस्ट कर सकते हैं। इनके डोमेन से कोई भी पॉइंट उठाना है और उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू LHL का मान और RHL का मान आप टेस्ट करके देख सकते हैं, है ना। तो मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ साथ अगला जो है 6 नंबर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। सो गाइस अगला हो गया 6 नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Inverse trigonometric functions are always continuous functions, continuous functions। समझे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सभी के सभी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है अपने डोमेन में, है ना, डोमेन के बाहर नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही टॉपिक लिखा था कि सम फंक्शंस व्हिच आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ओके, कौन कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? तो देखिए इसमें आता है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू sec इनवर्स एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू cosec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स। ये जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। तो ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, यहां पे लिख दीजिएगा, आर ऑलवेज कंटिन्यूअस in their domain। क्लियर है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। क्लियर है बच्चा? अब बात आती है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आप देख सकते हैं। अगला देख लीजिए 7 नंबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस प्रकार का होता है? देखिए यहां समझ लीजिए, ये आपका सेट ऑफ एक्सिस है बच्चा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपका इस प्रकार से होता है ना। क्लियर है ना? तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, ये हमेशा जो है आपका अपने डोमेन में क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। और इसका डोमेन क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन भी रियल होता है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अपने रियल डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको लिखिए जरा, यह 4th, 5th, 6th और 7th लिखिए इनको। तो गाइज अगला फंक्शन है आपका रेशनल फंक्शन। 7th हो गया था, 8th नंबर है आपका रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शंस, है ना। रेशनल फंक्शन भी अपने कॉमन डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है ना। हालांकि ये मैंने प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस कर दिया है, fx बाई gx जो है हमेशा कंटिन्यूअस होगा अपने कॉमन डोमेन में अगर fx और gx कंटिन्यूअस है तो रेशनल फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए,
जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये आप देखेंगे इसका नोमिनेटर जो है पॉलिनोमियल है, नोमिनेटर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है ना। तो आपको मालूम है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल होता है ना, रियल डोमेन होता है। लेकिन ये फंक्शन तभी डिफाइंड है जब 2x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहां से जो x निकलेगा उस x को छोड़कर बाकी इनके जो ऊपर वाला नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन डोमेन है उसमें ये फंक्शन आपका ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, है ना। ये वैल्यू छोड़ देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू से जो x का वैल्यू निकलेगा आपका, है ना, 2x स्क्वायर माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू 0। यहां से जो x निकलेगा इस x को छोड़कर बाकी जितने भी x हैं उन सब पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, जिसमें दोनों का कॉमन डोमेन होगा, है ना। उसमें x के सारे वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिर्फ यहां से 2x स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 से जो x आएगा उसको छोड़कर। क्लियर है बच्चा। तो रेशनल फंक्शन हमेशा जो है कंटिन्यूअस होता है। इसके बाद एक लास्ट बच गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन is always continuous। लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है इसको जरा ग्राफिकली हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर सेट ऑफ एक्सिस है ना, और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार से लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है ये, है ना। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया बच्चा। और लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा जो है अपने डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन हो जाएगा ये होता है आपका डोमेन होता है 0 टू इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल यहाँ पर 0 और इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल, है ना। x के कोई भी वैल्यू और x ग्रेटर देन 0, है ना। जो भी लॉगरिथमिक नंबर है यहाँ पर इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। और उसके लिए जो है इस डोमेन में ये फंक्शन जो है लॉगरिथमिक फंक्शन आपका ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ओके, तो ये था आपका 9 फंक्शंस, है ना। 9 फंक्शंस ऐसे थे जो हमेशा अपने डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, है ना। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा कंपोजिट फंक्शन की चर्चा करेंगे, है ना। कंपोजिट फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ऐसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 सेट है ए, बी, है ना, और सी। ये 3 सेट है। मान लीजिए कि ए से बी के बीच में अगर कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है, बी से सी के बीच में अगर कोई फंक्शन जी डिफाइंड है, तो ए से सी के बीच में जो फंक्शन डिफाइंड होगा उसको हम लोग गॉफ बोलते हैं, है ना। यहाँ पर मान लीजिए एफ एक्स है और ये आपका जी एक्स है, तो इसको ए से सी के बीच में जो फंक्शन डिफाइंड होगा उसको हम बोलते हैं गॉफ ऑफ एक्स। और ये कैसा फंक्शन है बच्चा, ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है आपका, है ना। और किसका, ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, है ना। एफ एक्स और जी एक्स दोनों का कंपोजिट फंक्शन है कौन सा, गॉफ एक्स, है ना। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 सेट है ए, बी एंड सी, है ना। और मान लीजिए कि यहाँ पर ए से बी के बीच में जी एक फंक्शन है डिफाइंड है, और बी से सी के बीच में मान लीजिए कि एफ एक फंक्शन है जो डिफाइंड है, तो ए से सी के बीच में अब जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो हो जाएगा फॉग एक्स, है ना। और ये भी क्या है, कंपोजिट है। ये भी आपका कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है ऑफ एफ एक्स, यहां पर एफ एक्स एंड जी एक्स, है ना। एफ एक्स और जी एक्स का कंपोजिट फंक्शन है ना। एक होता है गॉफ, दूसरा होता है फॉग। यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर फंक्शन का जो फंक्शन डिफाइंड है ना, सेट पर, वो आपका चेंज हो जाता है। यहां देखिए
ए से बी के बीच में एफ एक्स डिफाइंड है और यहाँ पर ए से बी के बीच में जी एक्स डिफाइंड है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे पहले वाला केस में कि बी से सी के बीच में जी एक्स है, जबकि यहाँ पर बी से सी के बीच में एफ एक्स है ना। तो आप डायरेक्शन का जरूर ख्याल रखेंगे, है ना, और फंक्शन को जरूर देखेंगे कि फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है, तभी आप डिसाइड करेंगे कि फॉग होगा कि गॉफ होगा, है ना। तो ये कंपोजिट फंक्शन है ना। इसके बारे में ऑलरेडी मैं फंक्शन वाले चैप्टर में डिस्कशन किया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपको याद दिलाना था। अब इस पर हम लोग एक तो नोट देखेंगे, है ना, कंपोजिट फंक्शन पे। ओके, तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। लिखिए। तो गाइस अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड प्रॉपर्टीज को, है ना। तो देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आप नोट बना लीजिएगा। नोट नंबर 1 है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोजिट फंक्शन के प्रॉपर्टीज को, है ना। तो नंबर 1 में है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस एफ एक्स और जी एक्स जो है आपके पास दो फंक्शंस हैं, सच दैट फॉग एक्स, है ना, उन दोनों का कंपोजिशन फॉग एक्स इज डिफाइंड सच दैट फॉग एक्स इज डिफाइंड। इसका मतलब है कि एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है और उन दोनों का कंपोजिट फंक्शन फॉग एक्स डिफाइंड है ना, सच दैट फॉग एक्स इज डिफाइंड एंड, देखिए यहां पर, एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस, gx is continuous at x is equal to a and gx is continuous at x is equal to a and fx is continuous and fx is continuous at ga, then fog x दोनों का कंपोजिशन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। बात समझ में आई? चलिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। मैंने कहा कि एफ एक्स और जी एक्स आपके पास दो फंक्शन है ना, और इस प्रकार से है कि दोनों का कंपोजिशन फॉग एक्स जो है डिफाइंड है। इसके अलावा जी एक्स कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू ए पर एंड एफ एक्स कंटिन्यूअस है जी ए पर। तो उस कंडीशन में जो फॉग एक्स होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा एक्स इज इक्वल टू ए पर, है ना। अब इसको जरा हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहां पर मान लेते हैं हमारे पास 3 सेट है ना, देख लीजिए ये आपका 3 सेट है। यहां पर आपके पास देखिए एक फंक्शन है जी एक्स, है ना, और वो x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। तो देखिए यहां पर ये जो सेट a है इसमें एलिमेंट हो गया a ले लिया, है ना, और ये जब gx से पास करेगा तो यहां पर ga मिल जाएगा, है ना, सेट b में। और यहां पर सेट b और सेट c के बीच में एक फंक्शन डिफाइंड है fx, क्लियर है। तो यहां से जब ga fx में जाएगा तो आपका हो जाएगा एफ ऑफ जी ए, हो जाएगा ना, एफ ऑफ जी ए। और ये क्या है बच्चा? यही है फॉग एक्स, है ना, यही आपका फॉग एक्स है ना। एफ ऑफ जी ए का मतलब हो गया फॉग एक्स, है ना। यहां पर अगर एक्स लेते तो ये आपका जी एक्स हो जाता और जी एक्स फिर एफ एक्स में जाता, तो प्रोसेस होके आपको क्या निकलता? फॉग एक्स, है ना। तो यहां पर आपका x के जगह a है तो यहां पर f ऑफ ga लिख सकते हैं, है ना। तो यही तो है आपका डेफिनेशन। f और fx और gx दो फंक्शन है और इस प्रकार से है कि दोनों का कंपोजिट फॉग x जो है डिफाइंड है ना। और यहाँ पर gx जो है x इज इक्वल टू a पर देखिए कंटिन्यूअस है और आपका जो fx है वो ga पर कंटिन्यूअस है। तो फॉग x क्या होगा? x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा। ये बहुत ही वाइटल प्रॉपर्टी है और जनरली ये जो है कंपटीशन में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। हालांकि आपका बोर्ड में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में,
यही आपके पास दिया होगा और पूछ देगा कि fog x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, या gauf x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, या फिर दे देगा ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों में से कोई ट्रू नहीं है। तो आप जानेंगे तभी आप वहां पे टिक आउट कर पाएंगे, है ना। चलिए, इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चा कंपोजिट फंक्शन में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका इफ fx एंड gx आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस। देखिए दोनों में अंतर है, टू कंटिन्यूअस फंक्शंस। देखिए दोनों में अंतर है। यहां पहले वाले में हमने क्या लिया था, fx और gx नॉर्मल फंक्शन है ना, वहां यहां पर कंटिन्यूटी की चर्चा नहीं हुई है, जबकि दूसरे वाले में हमने कंटिन्यूटी की चर्चा किया है। fx एंड gx आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, शुरू में ही दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस हो fx और gx, है ना, और इनका कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड हो fog x, है ना। तो लिखेंगे आगे हम लोग if fx and gx are two continuous functions and their composite function fog x is defined। बात समझ रहे हैं। मैंने कहा कि fx और gx बिगिनिंग में ही दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है और इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन fog x डिफाइंड है, देन हम बोल सकते हैं देन fog x, है ना, is always कंटिन्यूअस। बात समझ में आई। मैंने कहा कि fx और gx दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है और इन दोनों का कंपोजिशन मतलब दोनों का कंपोजिट फंक्शन fog x डिफाइंड है, तो fog x भी ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना। फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहां पर तीन सेट ले लिया हमने, a b एंड c। यहां देखिए a से b के बीच में gx एक फंक्शन डिफाइंड है, b से c के बीच में आपका fx एक फंक्शन डिफाइंड है ना। तो a से c के बीच में आपका fog x डिफाइंड होगा, है ना। अगर ये देखिए gx कंटिन्यूअस है, gx कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर fx कंटिन्यूअस फंक्शन है, fx और gx ये दोनों अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये जो fog x है इन दोनों का कंपोजिट ये भी क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आई। ये दोनों प्रॉपर्टी कंपोजिशन पे है ना। एक बार फिर से दोनों प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर fx और gx दो फंक्शन है ना, यहाँ पर कंटिन्यूटी इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल आपका fx और gx दो फंक्शन है और इस प्रकार से कि दोनों का कंपोजिट फंक्शन fog x डिफाइंड है ना, और साथ में gx जो है x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, fx जो है आपका ga पे कंटिन्यूअस है, तो इसका जो कंपोजिट फंक्शन है fog x वो x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है बच्चा। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है आपका कि fx और gx बिगिनिंग में ही हमने मान लिया कि दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है और इस प्रकार से कि दोनों का कंपोजिट फंक्शन fog x डिफाइंड है, तो fog x ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। दोनों में अंतर है ना, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, नहीं तो इस दोनों प्रॉपर्टी को कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं, है ना। दोनों प्रॉपर्टी को एक ही समझ लेते हैं और जब क्वेश्चन आता है तो दोनों से, है ना, जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा जो है उसमें कंफ्यूज हो जाता है और गलती कर बैठता है ना। उसको समझ ही नहीं आता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहले वाले प्रॉपर्टी पे है कि दूसरे वाले प्रॉपर्टी पे है। तो दोनों में अंतर है बच्चा, है ना। और सबसे बड़ा अंतर क्या है कि पहले वाले में दो नॉर्मल फंक्शंस हैं fx और gx जिसका fog डिफाइंड है ना, और दूसरे वाले में जो है वो है कि बिगिनिंग में ही दोनों फंक्शन नॉर्मल नहीं है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसका fog डिफाइंड है ना। तो दो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसका कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड है fog x, तो fog x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है।
जबकि पहली प्रॉपर्टी में कहता है कि एफ एक्स और जी एक्स दो नॉर्मल फंक्शंस हैं जिसका कंपोजिट फंक्शन फॉग एक्स डिफाइंड है ना। और इस प्रकार से कि जो जी एक्स है वो एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफाइंड है और एफ एक्स जो है जी ए पर डिफाइंड है, तो इसका जो कंपोजिट फंक्शन फॉग एक्स है वो आपका एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो ये था आपका कंपोजिट फंक्शन पे दो प्रॉपर्टीज, इसको नोट कर लीजिए, है ना। लिखिए। तो गाइस आगे हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 20 है और आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। और कंटिन्यूटी को हमने समाप्त कर दिया है, स्पेशली कंटिन्यूटी के बारे में जो मैं अभी तक पढ़ा रहा था, तो कंटिन्यूटी की जो थ्योरी है वो समाप्त हो गई है। इसमें अब बचा हुआ है आपका डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूटी खत्म, डिफरेंशियबिलिटी बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो एक्सरसाइज है 5.1 इसको डिस्कस करेंगे, है ना। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। और उसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, है ना। डिफरेंशियबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो आपको एक्सरसाइज 5.2 में मिलेगा। आपको याद होगा जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तो एक्सरसाइज 5.2 में दो क्वेश्चन आपसे मैंने छुड़वाया था, 9 और 10, है ना। 1 से 8 तक ही डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, 9 और 10 जो था डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन था। और मैंने आपको वहां पर बताया था कि जब मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा तब इन दोनों क्वेश्चन का डिस्कशन करवाऊंगा, ओके। सो गाइज अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और ये डिफाइंड है इस प्रकार से कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है, ये फंक्शन पूछ रहा है कि ईच कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। क्या ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू पाई पर? तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू पाई पर इस फंक्शन को टेस्ट करेंगे। और इसके लिए क्या करना होगा बच्चा, हमें इसके लिए हम लोगों को फंक्शनल वैल्यू निकालना पड़ेगा, एलएचएल निकालना पड़ेगा और आरएचएल निकालना पड़ेगा। अगर ये तीनों वैल्यू एलएचएल, आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू ये तीनों इक्वल हो जाता है तो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। मतलब कुल मिलाकर कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करना है आपको एक्स इज इक्वल टू पाई पर, ओके। तो चलिए इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहां से बच्चा एक्स इज इक्वल टू पाई पर यहां लिख दीजिए एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर हम लोग यहाँ पर एफ पाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपका फंक्शन में एक्स के जगह पाई डाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका एफ पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। और आपको मालूम है साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0। सो गाइज यहां से एफ पाई का जो वैल्यू है वो मिलेगा पाई स्क्वायर माइनस 5। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर है। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, एलएचएल निकालना है, एलएचएल और आरएचएल। तो एलएचएल को हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस ऑफ एफ एक्स और फंक्शन क्या है यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस और फंक्शन जो है पाई से, पाई के लेफ्ट साइड में क्या है या फिर राइट साइड में, दोनों तरफ जो है फंक्शन आपका सेम ही है। और ये फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, यही फंक्शन है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सॉरी यहाँ पर साइन एक्स है ना। और क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां पर हम लोग लिखेंगे पाई माइनस एच और यहाँ एक्स टेंस टू पाई माइनस के जगह एच टेंस टू 0। सो गाइज ये हो जाएगा अब आपका h टेंस टू लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर हो गया x के जगह आपका पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन और x के जगह पाई माइनस एच और प्लस 5। यहां पर देखिए साइन पाई माइनस एच को साइन ए माइनस बी पर तोड़ देंगे, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, है ना। तब हम लोग यहाँ पर जो है h का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, है ना, बिना तोड़े यहाँ डाल देंगे
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन का गलत आंसर आ जाएगा, है ना। मैंने कहा था कि सिंपल और लीनियर फॉर्मेट में हो तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाता है तो पहले उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, है ना। सो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर और माइनस 2 पाई h और प्लस h स्क्वायर, ये वाला टर्म। और इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए साइन ए माइनस बी लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई इंटू कॉस h और माइनस कॉस पाई इंटू साइन h लिखेंगे, और प्लस 5 क्लियर है बच्चा। तो ये आपका अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, है ना। अब जहां जहां भी h है वहां सभी जगह जो है h इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब डाल दीजिए h का वैल्यू 0 डायरेक्टली अब इसमें पुट कर दीजिए, है ना। तो आपको वैल्यू निकल जाएगा LHL का। तो देखिए h कंटेनिंग टर्म जितना भी है ना, यहां भी h कंटेनिंग टर्म है, तो यहाँ देखिए cos h का वैल्यू 0 डाल देंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये आपका sin पाई हो जाएगा। और यहाँ पर h का वैल्यू 0 डालेंगे तो sin h sin 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म आपका sin पाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चा, ये हो गया पाई स्क्वायर यहां से मिलेगा, और यहां से मिलेगा माइनस कितना साइन पाई, माइनस साइन पाई, है ना, और प्लस 5 यही मिलेगा। और आप जानते हैं साइन पाई का वैल्यू 0, तो फाइनली जो हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस 5, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, है ना। LHL का मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे RHL। तो RHL देखिए, RHL क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस ऑफ fx, और इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, और मैंने कहा कि पाई के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में सेम ही फंक्शन है, तो फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, फंक्शनल वैल्यू यही होगा आपका। अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, x के जगह पाई प्लस h, और x टेंड्स टू पाई प्लस के जगह h टेंड्स टू 0, है ना। तो डाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर x के जगह हो गया पाई प्लस h का स्क्वायर, है ना, और माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस 5, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इसको साइन a प्लस बी पर तोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा, इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई h प्लस h स्क्वायर, ये वाला पहला टर्म। दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, माइनस, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई इंटू कॉस h और प्लस कॉस पाई इंटू साइन h हो जाएगा ना, और कितना प्लस 5, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ पर ये जो है आपका तोड़ने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो h का वैल्यू 0 अब इनमें हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर पहले टर्म में जो h कंटेनिंग टर्म है ये आपका 0 हो गया, है ना। h का वैल्यू 0 डाल देंगे तो 2 पाई h और h स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए cos 0 का वैल्यू 1, h का वैल्यू 0 डालेंगे तो cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1, और sin पाई का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 इंटू 1 करेंगे तो ये पूरा टर्म हो गया 0, है ना। यहाँ पर देखिए साइन h है, h का वैल्यू 0 डालेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये भी पूरा टर्म कितना हो गया 0, है ना, और प्लस 5, तो बचा कितना, इधर बचेगा पाई स्क्वायर और इधर हो गया 5, और बाकी के ये सारा टर्म हो गया आपका 0। तो बच्चा RHL का वैल्यू हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5, है ना। यस, पाई स्क्वायर प्लस 5, यहाँ भी मिस्टेक हो गया है, ये आपका होगा पाई स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ भी फंक्शनल वैल्यू आपका, क्योंकि यहाँ 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये फंक्शनल वैल्यू भी आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। अब जरा 1 2 3 तीनों इक्वेशन से आप देखेंगे कि फंक्शनल वैल्यू, LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू x इज इक्वल टू पाई पर तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो गाइस हम लिखेंगे यहाँ पर, सो फ्रॉम 1 2 and 3 we get LHL
इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ पाई, है ना। फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू पाई पर और LHL और RHL ये तीनों वैल्यू जो है इक्वल है 10। हम बोल सकते हैं द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, है ना। तो यही कंटिन्यूटी डिस्कस करना था कि क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्लियर है बच्चा। आज हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी हम लोग